गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पैराडाइज लॉस्ट आपको कराया जा रहा है और पैराडाइज लॉस्ट में मैं सबसे पहले आपको पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी बता चुका हूं और स्टोरी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, कब पब्लिश हुई। तो ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। इसके बाद कल हमने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन किए और आज मैं पैराडाइज लॉस्ट से आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, इन 12 बुक्स में जो 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, इन 12 बुक्स में इनका टाइटल क्या है, 12 बुक्स का मतलब मेन थीम क्या है 12 बुक्स की, और क्या स्पेसिफिक कंटेंट है इन दी स्पेसिफिक गिवन लाइंस। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन पर भी आज डिस्कशन करना है। तो आज मैं आपको ये दोनों चीज़ें कराऊंगा। द वेरी फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो प्लॉट क्या है पैराडाइज लॉस्ट का और जो 12 बुक्स है, क्योंकि मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी दोस्तों, वो इस तरह से बताई थी कि उसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक टू द 12 बुक्स हम सब कुछ इंक्लूड करते हुए चले थे। अब लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि अलग अलग बुक्स में किस टॉपिक को लेकर बातें हैं, किस बात को लेकर मतलब उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक की आउटलाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। अब बुक फर्स्ट जो है दोस्तों, ये जो बुक फर्स्ट है इसका वो क्या है टाइटल, इसका थीम क्या है। तो दोस्तों, इसका आप जैसे कि आपको नजर आया होगा, हेल जो है वो इस पर आधारित है। बुक फर्स्ट का जो मेन टाइटल, मेन शीर्षक जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, वो हेल है। अब ये जो बुक फर्स्ट है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन टू द 26th लाइन, नंबर 1 लाइन से लेके 26 तक किस बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे इन्वोकेशन, बिब्लिकल एपिक। इसमें इन्वोकेशन रिप्रेजेंट किया गया है। इन्वोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग जो पैराडाइज लॉस्ट की जो होती है वो इन्वोकेशन से होती है। और पैराडाइज लॉस्ट क्या कोई भी एपिक हो दोस्तों, किसी भी एपिक स्टार्टिंग होती है वो इन्वोकेशन से होती है। इन्वोकेशन यानी कि स्तुति। तो भगवान की स्तुति से ये एपिक स्टार्ट होता है। किसकी स्तुति से? म्यूज की स्तुति से ये एपिक स्टार्ट होता है। म्यूज, गॉडेस म्यूज की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये तो इन्वोकेशन हो गया, ठीक है ना, इन्वोकेशन हुआ। अब इसके बाद दोस्तों फिर आता है इसमें लाइन नंबर 27 से 355 तक क्या डिस्क्रिप्शन है, किस बारे में है। तो सैटन्स एंड बेल्जीबब राइज फ्रॉम द लेक ऑफ फायर एंड दे राउज द अदर फॉलन एंजल्स। जो सेटन और बेल्जीबब है वो किससे निकलते हैं, वो लेक ऑफ फायर से निकलते हैं और जो दूसरे फॉलन एंजल्स होते हैं उनको भी वो राउज करते हैं, ठीक है। तो ये 27 टू 355 लाइंस तक आया। अब ये नहीं कि आपको ये लाइंस पूछी जाएंगी कि इस लाइन से इतने लाइंस तक आया, तो एक आधा क्वेश्चन अगर जो ऐसा आता है तो आ सकता है, चांसेस है। बट नेट लेवल पर, यूजीसी नेट लेवल पर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो लाइंस को लेकर है। आपको तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टीजीटी में या फिर जो असिस्टेंट टीचर्स की तैयारी करें उसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि जो फर्स्ट बुक का टाइटल है वो क्या है। आपका आंसर होगा हेल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, इन्वोकेशन से होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग किससे होती है, स्टोरी की स्टार्टिंग फायरी लेक से होती है। अब ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि पेंडिमोनियम की बिल्डिंग का वाला जो पार्ट है, द बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम आप जानते हैं दोस्तों, द कैपिटल ऑफ हेल को पेंडिमोनियम कहा गया है। तो बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम का पार्ट कौन सी बुक में आता है। आप देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कितने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको तैयार करना है। जो बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम की हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम कहाँ आता है, तो आपका आंसर होगा बुक फर्स्ट में। कहाँ आता है बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम? बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम आता है बुक फर्स्ट में। कहाँ आता है दोस्तों? बुक फर्स्ट में बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम आता है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बुक फर्स्ट के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं।
ये स्टोरी से रिलेटेड तो क्वेश्चंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टोरी पूरी बता चुका हूँ, वो तो आपको कोई डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, और अदर क्वेश्चंस भी बताए जा चुके हैं। लेकिन अब हम बात करें सेपरेटली बुक्स की। देयर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट। तो उन 12 बुक्स के मेन टाइटल्स क्या हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके अंदर से क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक, जो पहली बुक है, उससे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, उससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वोकेशन ऑफ म्यूज किस उसका पार्ट है। तो आपका आंसर होगा बुक फर्स्ट का। आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टोरी की स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, फायरी लेक से होती है। और कौन राइज होता है, फायरी लेक से बेल्ज़ेबब और सैटर्न राइज होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो बिल्डिंग ऑफ पेंडिमोनियम यानी कि कैपिटल ऑफ हेल, वो जो पेंडिमोनियम है, द ब्यूटीफुल पैलेस, जो कि सैटर्न के द्वारा बनाया गया, इविल स्पिरिट के द्वारा बनाया गया, वो किस बुक का पार्ट है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा बुक फर्स्ट। कौन सी बुक का पार्ट है वो बुक फर्स्ट का पार्ट है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकंड बुक। कौन सी बुक, सेकंड बुक। अब ये जो सेकंड बुक है दोस्तों, इसमें इसका टाइटल क्या है सेकंड बुक का, इसका टाइटल हमारा आता है कि हेल एंड चाउस। अब ये जो चाउस की सिचुएशन है दोस्तों, ये क्या है, ये होती है अराजकता की स्थिति, द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और हेल और चाउस को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिबेट इन पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम यानी कि द कैपिटल ऑफ हेल। पेंडिमोनियम क्या दोस्तों, कैपिटल ऑफ हेल। जो डिबेट जो होती है पेंडिमोनियम की, वो कहाँ कौन सी बुक का पार्ट है। तो आपका आंसर होगा बुक सेकंड का। बुक सेकंड जिसका टाइटल क्या है, हेल एंड चाउस जिसका टाइटल है, मेन प्लॉट उसका हेल एंड चाउस के रूप में आता है। और ये डिबेट पेंडिमोनियम में किस बुक में होती है, सेकंड बुक में होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉर्मेंट्स ऑफ हेल, ये भी किस में होता है, ये भी सेकंड बुक में है। Satan meets sin and death at the gate of hell. This is one of the most important questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सैटन की मुलाकात होती है किससे, अपनी बेटी सिन से, और इसके अलावा उसके बेटे डेथ से। कहां पर होती है, गेट ऑफ हेल पर होती है। किस बुक का ये पार्ट है पैराडाइज लॉस्ट में। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सेकंड बुक का, जिसका नाम क्या आता है, हेल एंड चाउस, जिसका नाम है सेकंड बुक। अब इसके बाद दोस्तों इसमें यह क्वेश्चन आता है कि सैटर्न ट्रेवल्स थ्रू चाउस, मीट्स चाउस एंड नाइट एंड कम्स टू द क्रिएटेड यूनिवर्स इन विच बुक। कि सैटर्न जो है वो चाउस से होकर गुजरता है, नाइट से भी उसकी मुलाकात होती है। तो ये किस बुक का पार्ट है, ये हेल एंड चाउस का पार्ट है, और इन द बुक सेकंड में। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड बुक जो है उसका स्पेसिफिक टाइटल क्या आता है, हेवन एंड सन। जो थर्ड बुक है वो स्पेसिफिकली किस सब्जेक्ट से डील करती है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा हेवन एंड सन। क्या आंसर होगा, हेवन एंड सन से डील करती है। अब इसमें जो हमारी ये बुक है, बुक थर्ड हेवन एंड सन, इसमें इन्वोकेशन है, लाइट एंड ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके साथ साथ डिबेट इन हेवन। डिबेट इन हेवन, अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट डिबेट इन पेंडेमोनियम, ठीक है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं बुक थर्ड में डिबेट इन हेवन। द फादर फोर्सेस मैन, द फॉल ऑफ सन, ऑफर्स टू रिडीम मैन एंड एंजल सिंग इन प्रेज। तो ये जो डिबेट इन हेवन होती है, तो ये कौन सी बुक का पार्ट है दोस्तों, आपका आंसर होगा बुक थर्ड का, हेवन एंड सन का। बुक थर्ड हेवन एंड सन का ये पार्ट है। जो डिबेट कहां होती है, हेवन में होती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन आता है, द सन यूरियल डायरेक्ट्स सैटर्न इन डिस्गाइज टू द अर्थ। ये कौन सी बुक का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ बुक थर्ड हेवन एंड सन। लेकिन इसमें से केवल एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक थर्ड से, और वो ये है, डिबेट इन हेवन इज द पार्ट ऑफ बुक थर्ड हेवन एंड सन इन पैराडाइज लॉस्ट। इज दैट क्लियर दोस्तों। अगर जो समझ में आ रहा हो, चीजें क्लियर हो रही हो, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि किस तरह से मैं आपकी ये तैयारी करा रहा हूं। मेरा पर्पस यही होता है कि कुछ चीज छूटे ना और बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें। अभी आपने पहले मिल्टन की बायोग्राफी को तैयार किया, इसके बाद आपने मिल्टन का जो ये पैराडाइज लॉस्ट है इसको आप तैयार कर रहे हैं, और आपको लग गया होगा अंदाजा कि किस तरह से मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट तैयार करा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, उनकी पीडीएफ भी आपको सेंड करी, और आज जो ये वर्क मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी
हैंड टू हैंड आपको सेंड कर दी जाएगी। तो इससे आपका वर्क इजीली होगा और जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो बुक थर्ड है इसमें किसको रिप्रेजेंट किया गया, ये हेवन एंड सन का है, और डिबेट इन हेवन जो है वो किसका पार्ट है दोस्तों, वो बुक थर्ड का पार्ट है, डिबेट इन हेवन। इसके बाद दोस्तों बुक फोर्थ आती है। जो ये बुक फोर्थ है इसका नाम क्या है, इसका शीर्षक क्या है, तो द टाइटल गिवन टू द बुक फोर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट इज पैराडाइज। उसका जो खुद का टाइटल है वो पैराडाइज है। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि सैटन एंटर्स पैराडाइज। सैटन जो है वो पैराडाइज में एंटर करता है इन डैश बुक, कौन सी बुक में, इन डैश बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो कौन सी बुक में वो एंटर करता है दोस्तों, आपका आंसर होगा फोर्थ बुक। कौन सी बुक में एंटर करता है, फोर्थ बुक में वो पैराडाइज में एंटर करता है। सैटन एंटर्स पैराडाइज इन फोर्थ बुक, कौन सी बुक में एंटर करता है दोस्तों, फोर्थ बुक में एंटर करता है। अब इसके साथ इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एडम एंड ईव विद सैटन स्पाइंग ऑन देम, कि सैटन एडम और ईव पर जासूसी कर रहा है कौन सी बुक में, किस बुक में जो सैटन है वो एडम और ईव की जासूसी करता है। तो आपका आंसर होगा बुक फोर्थ पैराडाइज। ठीक है ना, पैराडाइज में, बुक फोर्थ में, पैराडाइज लॉस्ट की पैराडाइज में जो बुक फोर्थ है उसमें एडम और ईव पर जो है स्पाई करता है, मतलब जासूसी कर रहा है कौन, सैटन। तो इसके अलावा एडम एंड ईव गो टू द बेड, ये भी इसका किसका पार्ट है, पैराडाइज का पार्ट है। अब बुक फोर्थ का पार्ट है। इसके बाद दोस्तों आती है बुक फिफ्थ। बुक फिफ्थ का टाइटल क्या है दोस्तों, ये टाइटल सबके याद रख लेना, अच्छी तरह से इनको लिख लेना, तैयार कर लेना। इसके बाद आता है पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन। पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन इज द स्पेसिफिक टाइटल गिवन टू द बुक फिफ्थ। ये कौन सी बुक को दिया गया है, ये फिफ्थ बुक को दिया गया है। जो टाइटल दिया गया है, क्या टाइटल, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन। क्या टाइटल है दोस्तों, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन, दैट इज गिवन टू द बुक फिफ्थ। ये किसको दिया गया है, ये बुक फिफ्थ को ये टाइटल दिया गया है, बुक फिफ्थ को। अब इसमें आपको समझना है कि जो बुक फिफ्थ है पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें ईव टेल्स एडम ऑफ हर नाइटमेयर। अपने नाइटमेयर के बारे में ईव एडम को कौन सी बुक में बताती है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा बुक फिफ्थ में। कौन सी बुक में बताती है, योर आंसर विल बी बुक नंबर फिफ्थ। बुक नंबर फिफ्थ एंड द नेम्ड पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन। व्हाट इज द नेम, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन, दैट इज द नेम ऑफ द बुक, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन। ये बुक का नाम है, बुक नंबर फिफ्थ है। वहां पर ईव जो है एडम को अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है। और इसके अलावा गॉड सेंड्स राफेल टू इंस्ट्रक्ट एडम एंड ईव। एडम और ईव को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, गॉड ने राफेल को भेजा था एडम ईव को निर्देश देने के लिए और उनको अलर्ट होने के लिए भी कि उनको कोई टेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है तो वो अलर्ट रहें। तो ये कौन सी बुक का एपिसोड था, और अब आपको पता चला होगा कि मैंने आपको स्टोरी कितने एक स्पेसिफिक वे में आपको बताई कि सारी कहानी आपको पूरी क्लियर करता गया मैं ब्रीफ में, और इजीली आपको वो समझ में भी आ गई, उसका रेस्पॉन्स भी आपका मुझे पता चला। तो अब दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स करना ना भूलना। तो हम बात कर रहे थे कि जो ईव है वो एडम को अपने नाइटमेयर के बारे में कौन सी बुक में बताती है, तो बुक नंबर फिफ्थ में बताती है। और दोस्तों जिसका टाइटल क्या है, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन। इसके साथ साथ गॉड जो है राफेल को एडम और ईव को इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कौन सी बुक में भेजते हैं, पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन, मतलब पैराडाइज लॉस्ट की बुक फिफ्थ में भेजते हैं। अब इसके अलावा राफेल, एडम एंड ईव मीट, ईट टुगेदर एंड डिस्कस द चेन ऑफ बीइंग। तो ये भी कौन सी बुक का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ बुक फिफ्थ। राफेल स्टार्ट टू टेल द वॉर ऑफ द वॉर इन हेवन, और राफेल जो है वो वॉर इन हेवन के बारे में बताना चालू करता है कौन सी बुक में दोस्तों, बुक नंबर फिफ्थ में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, मुझे बताना कि चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बुक नंबर सिक्स्थ की तरफ हम जाते हैं। अब जो ये दोस्तों बुक नंबर सिक्स्थ है, इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है वॉर इन हेवन। अब इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर दिखाया गया है केवल, और कुछ नहीं है, द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर इन द बुक नंबर सिक्स्थ, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर इन द बुक नंबर सिक्स्थ। अब द बुक नंबर 7 इज टाइटल्ड एज क्रिएशन।
बुक नंबर 7 को क्रिएशन के रूप में टाइटल किया गया है। तो इसका जो मेन टाइटल है जो वो है क्रिएशन, बुक नंबर 7 है दोस्तों। इसमें किस चीज को दर्शाया गया है? इन्वोकेशन ऑफ यूरेनिया, यूरेनिया की इन्वोकेशन और बैकस की इन्वोकेशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। यूरेनिया और बैकस का इन्वोकेशन इसमें दर्शाया गया है। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के क्रिएशन को भी कौन से पार्ट में दिखाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस बुक का नाम ही क्रिएशन है। जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक नंबर 7 है वो क्रिएशन है, और इसमें किसकी इन्वोकेशन? यूरेनिया और बैकस की इन्वोकेशन को दिखाया गया है, और इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को इसमें दर्शाया गया है बुक नंबर 7 में। अब इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट हमारी बुक आती है बुक नंबर 8। इसका नाम क्या है? बुक नंबर 8 को किस वे में हम इसका प्लॉट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका प्लॉट जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, लव एंड एथिक्स। किस बेस पर? साइंस, लव एंड एथिक्स। साइंस, लव एंड एथिक्स जो है वो किसका प्लॉट है? तो आपका आंसर होगा बुक नंबर 8। कौन सी बुक? बुक नंबर 8 को स्पेशली जो हम टाइटल कर सकते हैं वो साइंस, लव एंड एथिक्स के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें एस्ट्रोनॉमी एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट किया गया है। एस्ट्रोनॉमी एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज द पार्ट ऑफ बुक 8। क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? आपका आंसर होगा बुक 8, एस्ट्रोनॉमी एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज द पार्ट ऑफ बुक 8। किसका पार्ट है ये? बुक 8 का पार्ट है। कौन सा? एस्ट्रोनॉमी एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। इसके साथ साथ क्रिएशन ऑफ एडम, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्रिएशन ऑफ एडम, दैट इज द पार्ट ऑफ बुक 8। ये बुक 8 का पार्ट है, क्रिएशन ऑफ एडम भी। डिवाइन एंड ह्यूमन लव, डिवाइन एंड ह्यूमन लव, फाइनल वार्निंग्स फ्रॉम राफेल हु रिटर्न्स टू हेवन, दिस इज द पार्ट ऑफ बुक 8। अब दोस्तों आती है फिर बुक 9। बुक 9 जिसका नाम है द फॉल। बुक 9 का नाम क्या है? द फॉल है। इसमें इन्वोकेशन है हीरोइक रोमांटिक पोएट्री को, और इसके अलावा सैटर्न रिटर्न्स टू पैराडाइज एंड एंटर्स द बॉडी ऑफ द सर्पेंट। सैटर्न जो है वो पैराडाइज को रिटर्न करता है और सरपेंट के रूप में अपने आप को टर्न कर लेता है इन द बुक 9th। कौन सी बुक में दोस्तों? 9th बुक में, जिसका टाइटल, जिसका प्लॉट क्या है? द फॉल है। उसमें सैटर्न जो है वो पैराडाइज को रिटर्न होता है और वो एंटर कर लेता है किसकी बॉडी को? सरपेंट की बॉडी को। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है एडम एंड ईव आर्ग्यू एंड गो गार्डनिंग सेपरेटली। इसमें एडम एंड ईव जो है वो आर्ग्यू किस बुक में करते हैं और वो सेपरेटली गार्डनिंग करने के लिए जाते हैं। किस बुक में? द फॉल में। Saturn tempts Eve. This is one of the most and the major events in Paradise Lost. Saturn tempts Eve and she succumbs to the temptation. Saturn जो है ईव को टेम्प्ट करता है और ईव उसके टेम्पटेशन में आ जाती है। ये कौन सी बुक का पार्ट है दोस्तों? ये भी पार्ट है बुक नंबर 9th, यानी कि द फॉल का ये पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? ये द फॉल का पार्ट है, जो कि बुक नंबर 9th है उसका ये पार्ट है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आता है ईव टेम्प्ट्स एडम एंड ईव टेम्प्ट्स एडम एंड ही कम्स टू दी टेम्पटेशन। और ईव क्या करती है? ईव एडम को टेम्प्ट करती है, मतलब ईव एडम को सजेस्ट करती है ना भाई वो भी शेयर करे। बाकी एडम क्या कहता है? एडम कहता है ठीक है जो भी है हम साथ साथ बांटेंगे, सुख और दुख जो है सब कुछ हम साथ साथ बांटेंगे। तो वो भी उस पैटी क्रिमिनल एक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि डिसओबेइंग ऑफ गॉड जो है वो किसी क्राइम से कम नहीं है। तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ईव के कहने पर। और एडम एंड ईव मेक लव एंड फील रिमोर्सफुल एंड ये भी किसका पार्ट है? द फॉल का पार्ट है। तो द फॉल में कौन कौन से पार्ट मेन आते हैं दोस्तों? सैटर्न का पैराडाइज को लौट जाना सरपेंट के रूप में, ठीक है, और ईव को टेम्प्ट करना ये इसका पार्ट आता है। ईव का एडम को सजेस्ट और इन्वॉल्वेशन भी किसका पार्ट है? द फॉल का पार्ट है बुक नंबर 9th में। इसके बाद आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल, ये जो फॉल का परिणाम क्या हुआ ये आता है बुक नंबर 10th का जो प्लॉट है दोस्तों वो क्या है? आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल। आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल इज द टाइटल दैट इज गिवन टू द बुक नंबर 10 एंड इट इज द स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ बुक नंबर 10। तो ये बुक नंबर 10 का ये हमारा स्पेसिफिक प्लॉट आता है और इसमें क्या है? द फादर कंडम्स एडम एंड ईव, द सन डिसेंड्स टू द जज एंड क्लॉथ देम। जो फादर है यानी कि जो गॉड है वो एडम और ईव को कंडेम करते हैं। सिन एंड डेथ बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हेल
एंड द वर्ल्ड मीटिंग सैटर्न ऑन द वे। सिन और डेथ जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, सिन और डेथ जो है वो एक ब्रिज को बनाते हैं बिटवीन हेल एंड द वर्ल्ड। किसके बीच में? हेल और वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज को बनाने का जो काम है, मीटिंग सैटर्न ऑन द वे, और रास्ते में शैतान से मुलाकात होती है। ये किस बुक का पार्ट है? ये बुक नंबर 10 आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल का पार्ट है। किसका पार्ट है? आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल का पार्ट है, बुक नंबर 10 का ये पार्ट है। अब इसके बाद सैटर्न रिटर्न्स टू दी हेल एंड रिपोर्ट्स हिज सक्सेस। सैटर्न हेल लौट जाता है और अपनी सक्सेस की रिपोर्ट करता है। He and fallen angels turn into snake and chew bitter ashes। और वो और जो फॉलन एंजल्स हैं वो स्नेक में टर्न हो जाते हैं और बिटर एशेस को वो जो है च्यू करते हैं। ये किसका पार्ट आता है दोस्तों? ये आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल यानी कि बुक नंबर 10 का पार्ट आता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर जो समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। Sin and death invade the universe, angels after the climates और alter the climates, सॉरी एंजल्स जो है वो क्लाइमेट को अल्टर करते हैं, बदल देते हैं। तो ये आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल बुक नंबर 10 का है। एडम एंड ईव लेमेंट, क्वेरल एंड रिकॉन्सिल्ड एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस। ये कौन सी बुक में वो करते हैं दोस्तों? एडम और ईव जो है वो विलाप करते हैं, ठीक है, और वो माफी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बुक नंबर 10। ये बुक नंबर 10 का ही पार्ट है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों 11th बुक नंबर 11 का टाइटल क्या है, प्लॉट क्या है? द फ्यूचर। द फ्यूचर इसको दर्शाया गया है फ्यूचर के रूप में। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो जब फ्यूचर जो बुक नंबर 11 है, इसमें गॉड ऑर्डर्स माइकल टू शो एडम द फ्यूचर एंड टू एक्सपेल हिम फ्रॉम पैराडाइज। जो गॉड जो है वो माइकल को जो है क्या कहते हैं? माइकल से कहते हैं टू शो एडम द फ्यूचर, कि वो एडम को फ्यूचर दिखाए, भविष्य दिखाए, टू एक्सपेल हिम फ्रॉम पैराडाइज, ताकि वो पैराडाइज से बाहर निकल सके। इसलिए उसको फ्यूचर दिखाने के लिए बोला जाता है। एंड दैट इज द रीजन द बुक हैज बीन गिवन द टाइटल एज द फ्यूचर। माइकल अराइव्स, टॉक्स टू एडम एंड ईव एंड पुट्स ईव टू स्लीप। ये माइकल आता है, एडम और ईव से बात करता है और ईव को सुला भी देता है। कौन सी बुक में? तो बुक नंबर 11 में, जिसका टाइटल है दोस्तों द फ्यूचर। इसके अलावा माइकल शोज एडम विजन्स ऑफ द फ्यूचर फ्रॉम द केन एंड एबल टू दी फूड। तो ये किस में करता है दोस्तों? जो उनको विजन्स ऑफ फ्यूचर दिखाता है वो फ्यूचर बुक में ही दिखाता है, बुक नंबर 11 में। एंड हेयर कम्स द लास्ट बुक। और अब आती है हमारी लास्ट बुक, और लास्ट बुक का जो टाइटल है दोस्तों वो क्या है? वो है द फ्यूचर एंड एक्सपेल्शन। क्या टाइटल है? द फ्यूचर एंड द एक्सपेल्शन, ये इसका टाइटल है, ठीक है ना। द फ्यूचर एंड द एक्सपेल्शन ये इसका टाइटल है। लास्ट बुक जो है हमारी बुक नंबर 12, द फ्यूचर फ्रॉम द फ्लड टू द लास्ट जजमेंट। ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ बुक नंबर 12। एडम रिजॉइन्स ईव, एडम जो है वो दोबारा से ईव को ज्वाइन करता है। माइकल एक्सपेल्स देम फ्रॉम पैराडाइज, और माइकल जो है फाइनली उनको पैराडाइज से निकाल देता है। तो कौन सी बुक का पार्ट है दोस्तों? ये बुक नंबर 12 का पार्ट है। तो देखा आपने कि मैंने किस तरह से आपको बुक नंबर 1 से लेके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक, जिसका टाइटल हेल है, फिर सेकंड बुक हेल एंड चाउस है, फिर उसके बाद हेवन एंड सन आती है, फिर उसके बाद पैराडाइज आता है, उसके बाद पैराडाइज एंड वॉर इन हेवन आता है, फिर वॉर इन हेवन आता है, फिर क्रिएशन आता है, फिर साइंस लव एंड एथिक्स के नाम से आता है, फिर द फॉल आता है, फिर आफ्टर मैथ ऑफ द फॉल है, फिर द फ्यूचर है, और लास्ट में आता है द फ्यूचर एंड एक्सपेल्शन। तो इन 12 बुक्स को आपको इसी तरह से, जैसे मैंने डीप में आपको पढ़ाया है, उसी तरह से आपको तैयार करना है दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि कुछ ऐसा आ जाए कि आप सोचें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से मेरे पढ़ाने की हमेशा कोशिश रहती है, इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों। अगर जो ये चीज आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए अब हम उन क्वेश्चंस को तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक टू दी 12 बुक्स, 1 से लेके 12 बुक्स तक किस प्रकार से मिल्टन ने उनका डिवीज़न किया और उसको किस रूप में, और उनका प्लॉट क्या रहा, उनकी मेजर जो इवेंट्स थी वो क्या क्या थी, वो सभी आपने डिस्कस की। इससे पहले क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टोरी ऑलरेडी बताई जा चुकी है, उसका मेन बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस
मैं आज फिर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको मैं और छाट कर लाया हूं आपके लिए। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो अपना जो क्वेश्चन आंसर्स। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स। मिल्टन्स के जो हम अनहोली कैरेक्टर्स की बात करें, अनहोली ट्रिनिटी की बात करें, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों आंसर आता है सैटर्न, सिन एंड डेथ। कौन कौन है दोस्तों? सैटर्न, सिन और डेथ, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड एज। पैराडाइज लॉस्ट को किस रूप में देखा जाता है? तो आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। क्या है दोस्तों? ये एक एपिक है, एक महाकाव्य है जो पैराडाइज लॉस्ट है। सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन वॉज। ये स्टोरी में ही मैं आपको आधी चीजें बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट वाली अब चीज रहेगी आपके लिए। सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन। सैटर्न का नाम इससे पहले कि जब वो हेवन से गिरा था, फॉल हुआ था उसका, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लूसीफर था। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले वो भगवान को मानने वाला था, भगवान का फॉलोवर्स था, लेकिन भगवान के खिलाफ वो चला गया, रेबेल किया उसने भगवान से, और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। और उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? लूसीफर के नाम से उसको जाना जाता था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आता है, द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न रिबल्स इन हेवन लास्टेड। जो बैटल होती है गॉड की आर्मी में और सैटर्न, वो कितने दिन तक चलती है? वो लास्टेड इन 3 days, 3 दिन तक चलती है, ठीक है ना, 3 दिन तक, ये चीज ध्यान रख लेना, 3 days। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, दाई सीड शैल ब्रूज आर फॉय, कि तुम्हारा जो सीड है, और सीड का मतलब यहां पर बीज से है, और बीज का मतलब बच्चे से है, कि तुम्हारी जो संतान होगी, शैल ब्रूज आर फॉय, वही हमारे दुश्मनों का अंत करेगी। द सीड रेफर्स टू, और यहां पर सीड किसके लिए रेफर किया गया है? जीसस क्राइस्ट के लिए, क्योंकि यहां पर दाई सीड मतलब तुम्हारी जो संतान है, और संतान किससे होगी दोस्तों? और संतान किससे होगी? ईव से होगी, क्योंकि ईव के बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, इस तरह से ईव की संतान होगी। तो इन द फ्रेज द सीड शैल ब्रूज आर फॉय, द सीड रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट। तो सीड किसको रेफर करता है? जीसस क्राइस्ट को। इन द फ्रेज thy seed shall bruise our foe, दाई रेफर्स टू, यहां पर दाई किसको रेफर किया गया है? तो दोस्तों दाई रेफर किया गया है ईव को। किसको रेफर किया गया है? ईव को रेफर किया गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों ये आता है, द 2 आर्कएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी। 2 आर्कएंजल्स हैं जो जनरल के रूप में सर्व करते हैं गॉड की आर्मी में। वो कौन कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा माइकल एंड गैब्रियल। कौन कौन है वो 2? माइकल है और गैब्रियल है। कौन कौन है दोस्तों? माइकल और गैब्रियल। वो 2 कौन है? माइकल और गैब्रियल हैं। आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्पायरिंग इन राइटिंग द पोएम, मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। फॉर इंस्पायरिंग इन राइटिंग द पोएम, जो इंस्पायर करने के लिए, पोएम को इंस्पायर करने के लिए मिल्टन कहता है कि वो किस पर डिपेंड्स करता है? तो वो डिपेंड करता है होली स्पिरिट्स पर। किस पर डिपेंड करता है? होली स्पिरिट पर। इज दैट क्लियर? होली स्पिरिट पर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय ए डैश। अर्थ को डिस्क्राइब किया गया था किस रूप में? बाय बीइंग कनेक्टेड टू हेवन, की वो हेवन से कनेक्टेड है। और किस रूप में? बाय अ गोल्डन चेन। किससे कनेक्टेड है? एक गोल्डन चेन से अर्थ जो है वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू दी हेवन। किससे कनेक्टेड है दोस्तों? कनेक्टेड टू दी हेवन। हेवन से वो कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है? गोल्डन चेन से। इसके बाद ये आता है, सिन वॉज बोर्न आउट ऑफ सैटर्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिन वाज बोर्न, सिन का जो जन्म हुआ था आउट ऑफ सैटर्न्स हेड, वो सैटर्न की किस पार्ट से हुआ था? तो आपका आंसर होगा हेड से। किससे हुआ था दोस्तों? हेड से हुआ था। तो सिन वाज बोर्न आउट ऑफ सैटर्न्स हेड। ये क्लियर है। ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। ईव जो है फॉल से पहले, अगर जो ईव के फॉल की बात करें, एडम और ईव का फॉल हुआ था, हम सभी जानते हैं, तो उस फॉल से पहले ईव को बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है किस रूप में? एज ए डोसाइल वेन क्रिएचर के रूप में। किस रूप में? एज ए डोसाइल वेन क्रिएचर के रूप में, बहुत सीधे क्रिएचर के रूप में ईव को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, थ्रू आउट द पोएम सैटर्न ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रिएचर्स। थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में अगर जो देखा जाए तो सैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है खुद को इनटू मैनी क्रिएचर्स, बहुत सारे क्रिएचर्स में सैटर्न खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। विच क्रिएचर डज सैटर्न नॉट टर्न इनटू, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो इनमें से कौन से क्रिएचर के रूप में वो अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म नहीं करता है? द आंसर इज माउस। यहां पर आंसर माउस है, देयर माइट बी डिफरेंट ऑल्सो। हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलीएस्ट एंड द मोस्ट सोशलेबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल्स, जो ऑल जितने भी गॉड के एंजल्स हैं उनसे फ्रेंडली और उनसे बिल्कुल सोशल बिहेवियर करने वाला, अच्छा मतलब मिलनसार, वो कौन कहा जा सकता है? दोस्तों आंसर होगा राफेल। क्या आंसर होगा? राफेल आपका आंसर होगा कि किसको ऐसा फ्रेंडलीएस्ट माना जा सकता है, सोशलेबल माना जा सकता है? तो दोस्तों आंसर हमारा आएगा राफेल को माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? राफेल को। एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क। What did their work consist of? Before the fall, Adam and Eve, मतलब एवरी डे बिफोर द फॉल, कि गिरने से पहले, उस फॉल से पहले जो एडम और ईव थे वो किसी वर्क के लिए जाते थे। व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ? उनका जो वर्क है वो किस चीज को कंसिस्ट करता है? टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन। तो आपका आंसर क्या होगा? टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन। द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, सैटर्न के फॉल का जो रीजन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। तो ये क्या क्वेश्चन है? द रीजन ऑफ सैटर्न्स फॉल माइट बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो रीजन है सैटर्न के फॉल का उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है किस रूप में? एज प्राइड। प्राइड उसका मेन कारण था, प्राइड की वजह से भगवान के खिलाफ वो चला गया और उसी वजह से उसका फॉल हुआ था। द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बी डिस्क्राइब्ड एज, जो ईव का फॉल है उसके अंदर क्या आ गई थी दोस्तों? ईव के अंदर वैनिटी आ गई थी और उस वैनिटी की वजह से ईव का फॉल हुआ था। ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल इन हेवन, व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइज गॉड फोर्सेस, जो सेकेंड डे होता है बैटल का हेवन में, व्हाट डज सैटर्न यूज, सैटर्न किस चीज का यूज करता है जिससे जो है वो दैट सरप्राइजेस गॉड फोर्सेस, जो भगवान की जो फोर्सेस होती हैं उनको वो सरप्राइज कर देता है। कौन से दिन? सेकेंड डे में। तो दोस्तों सैटर्न आर्टिलरी का यूज करता है और उस आर्टिलरी की वजह से वो सरप्राइज कर देता है सभी गॉड्स की फोर्सेस को। एडम, सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डेजर्ट्स बाय, एडम है चाहे वो एडम हो चाहे वो सैटर्न हो, और एंड ईव हरसेल्फ, और चाहे वो ईव खुद हो, वो सभी के सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, डेजर्ट हो जाते हैं। किस चीज को देखकर? ईव की सुंदरता को देखकर, क्योंकि ईव वास्तव में बहुत सुंदर क्रिएशन था गॉड का, बहुत सुंदर क्रिएशन थी। द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, एडम के फॉल का कारण क्या है? एडम के फॉल का कारण है लव फॉर ईव से प्रेम, क्योंकि ईव से प्रेम करता था। ईव ने कहा भाई मैंने टेस्ट करा है, अब तुम्हें तो टेस्ट करना होगा। उसने कहा नहीं, भगवान ने मना किया है फ्रूट को, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ईव ने अपने प्यार का उलाहना दे दिया, क्या मुझसे प्यार नहीं करते? तो भैया अब कहाँ जाएगा एडम? तो उसने भी टेस्ट किया, शेयर किया, और शेयरिंग का रिजल्ट क्या हुआ? फॉल हुआ। तो दोस्तों लव फॉर ईव उसका मेन रीजन रहा। ध्यान रखना, सैटर्न का प्राइड है, सैटर्न का क्या है? प्राइड है, ईव का वैनिटी है, और एडम का लव फॉर ईव है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये फॉल के रीजन बताए मैंने आपको। व्हेन गॉड सीज दैट एडम एंड ईव हैव डिसओबेड हिम, हु डज ही सेंड टू जज देम एंड द स्नेक। दोस्तों ये जब गॉड को पता चलता है कि एडम और ईव ने जो है उनकी डिसओबे की है, तो भगवान किसको भेजते हैं इसको जजमेंट करने के लिए? तो सन को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? द सन। मैंने आपको द सन का कैरेक्टर आपको बताया ही था। इंस्पायर्ड बाय सैटर्न्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट, जो इंस्पायर होकर सैटर्न की विक्ट्री को, कि उसने सैटर्न जो है विक्ट्री प्राप्त कर चुका है ओवर मैन के ऊपर, तो सिन और डेथ क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? किस चीज का निर्माण करते हैं? अ ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ। तो वो एक पुल का निर्माण करते हैं, वो पुल जो कि नर्क से अर्थ की तरफ जाता है, ऐसे पुल का वो निर्माण करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।
इसके बाद दोस्तों आता है आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, कि जब वो दोनों के दोनों ट्री ऑफ नॉलेज से उन्होंने टेस्ट किया होता है, ठीक है, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू, जो पहली चीज है जो एडम और ईव करते हैं वो क्या है, सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर, वो अपनी जो उन दोनों की सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं। द आर्केंजल माइकल माइट बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो आर्केंजल माइकल है उसको किस रूप में बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है दोस्तों, उसको फर्म एंड मिलिटेंट के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। किस रूप में, फर्म एंड मिलिटेंट के रूप में उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, फर्म एंड मिलिटेंट के रूप में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, व्हेन माइकल टेल्स एडम व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, ही इज एक्चुअली नैरेटिंग स्टोरीज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम, जब माइकल जो है वो एडम को ये बताता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, कि मैनकाइंड का क्या होगा उस फॉल के बाद में, तो वहां पर वो एक्चुअली किस स्टोरीज को नैरेट कर रहा है, तो वो जो स्टोरी वो नैरेट कर रहा है दोस्तों वो डायरेक्टली हेब्रू बाइबल से ली गई स्टोरी है जिसको वो नैरेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ ईडन, द गार्डन ऑफ ईडन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बेस्ट वर्ड्स हो सकते हैं, द वेदर एंड द नेचर इन जनरल बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, तो दोस्तों आंसर होगा ऑर्डर्ड एंड रेशनल। क्या है, ऑर्डर्ड एंड रेशनल। इसके बाद ये आता है, व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब नेचर एंड वेदर आफ्टर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, जो एडम और ईव के फॉल के बाद जो है बेस्ट वर्ड क्या है नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, नेचर और वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो दोस्तों आंसर होगा डिसऑर्डर्ड एंड वायलेंट। डिसऑर्डर्ड एंड वायलेंट ये आपका आंसर होगा। व्हाट इज ईव्स एंड वुमेन्स पनिशमेंट, व्हाट इज ईव एंड वुमेन्स पनिशमेंट फॉर ईटिंग द एप्पल, ईव का और वुमेन्स मतलब वुमेन्स का क्या पनिशमेंट था एप्पल को खाने का। मैंने आपको बताया था वो जो उन्होंने गलती की थी, जो टेस्टिंग किया था उस फॉरबिडन फ्रूट को यानी कि एप्पल को टेस्ट किया था, तो उसी की वजह से ये जीवन का जो चक्र है ये चालू हुआ दोस्तों, और ये जो चाइल्ड बर्थ है ये प्रक्रिया उसी कारण हुई। तो ये भगवान ने उनको एक तरह से ये पनिशमेंट दिया कि तुम्हें दर्द होगा, तुम दर्द से पीड़ित होगी, और कब, बच्चों को जन्म दोगी, और वो बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसीजर होगा तुम्हारे लिए। तो चाइल्ड बर्थ विल बी डिफिकल्ट, ये बताया गया। क्या बताया गया, चाइल्ड बर्थ विल बी डिफिकल्ट। व्हाट इज सैटन द सर्पेंट्स अल्टीमेट पनिशमेंट फॉर टेम्पटिंग ईव टू ईट द एप्पल, सैटन का और सर्पेंट्स का अल्टीमेट पनिशमेंट क्या था फॉर टेम्पटिंग ईव टू ईट द एप्पल, किसके लिए, कि ईव को टेम्प्ट करने के लिए, एप्पल खाने के लिए। तो वो क्या था, ही विल बी डिफीटेड बाय जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब ये था कि वो किसके द्वारा डिफीट किया जाएगा, ही विल बी डिफीटेड बाय जीसस क्राइस्ट, वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा डिफीट किया जाएगा। दिस वॉज द अल्टीमेट पनिशमेंट। एट द एंड ऑफ द पोएम एडम एंड ईव आर फोर्स्ड टू, और अंत में जो पोएम का एंड है, एडम और ईव को फोर्स किया जाता है टू लीव, क्या चीज लीव करने के लिए, टू लीव पैराडाइज। किस चीज को छोड़ देने के लिए दोस्तों, पैराडाइज को छोड़ देने के लिए, जन्नत को छोड़ देने के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक है ना। तो ये उनके लिए किया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि पैराडाइज लॉस्ट वॉज जनरली, पैराडाइज लॉस्ट को जनरली लिखा गया था, किस में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। पैराडाइज लॉस्ट वॉज ओरिजिनली रिटेन इन, ठीक है ना, ओरिजिनली किस में लिखा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। सरप्राइजिंगली बाय द टाइम मिल्टन फाइनली स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट ही वॉज ऑलरेडी, आंसर विल बी ब्लाइंड, कि जब मिल्टन ने स्टार्ट किया पैराडाइज लॉस्ट को लिखना तो वो पहले से ही उस समय ब्लाइंड था। तो अपने अंधे होने के बाद में उन्होंने इतना महान काव्य लिखा जो पैराडाइज लॉस्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी फॉर्चुनेट फॉल रेफर्स टू, जो कॉन्सेप्ट है हैप्पी और फॉर्चुनेट फॉल का वो रेफर्स टू द फॉल ऑफ मैन एक्चुअली बीइंग अ गुड थिंग बिकॉज इट अलाउज द सन ऑफ गॉड टू कम टू द अर्थ टू रिडीम मैन।
और सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी फॉर्चुनेट फॉल। हैप्पी फॉर्चुनेट फॉल क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी वजह से ही भगवान का जन्म हुआ, इनकारनेशन हुआ पृथ्वी पर मानव का उद्धार करने के लिए। Saturn first decides to turn away from God and fight against him when God begets his son. In the sword fight between Michael and Saturn on the second day of the battle in heaven, what does Saturn feel for the first time? जो स्वॉर्ड फाइट होती है माइकल और सैटर्न के बीच में सेकंड डे में बैटल के हेवन में, तो उस समय जो सैटर्न है, पहली बार सैटर्न को क्या चीज फील होती है दोस्तों, पहली बार सैटर्न को पेन फील होता है। याद रख लेना, जब वो लड़ते हैं तो उसमें सेकंड डे में जब उसने बैटल में पहली बार क्या चीज फील की, सैटर्न ने पेन को फील किया था, दर्द को महसूस किया था। Why, according to Milton, do the angels Michael and Raphael tell the stories only to Adam, not to Eve? According to Milton, मिल्टन के अकॉर्डिंग ये जो एंजल्स हैं माइकल और राफेल जो हैं वो कहानियां सुनाते हैं एडम को, केवल एडम को, ईव को नहीं। क्या कारण है इसका? कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है बिकॉज ईव इज सेटिस्फाइड विद हियरिंग इट फ्रॉम एडम एंड बिसाइड्स शी विल अंडरस्टैंड इट मोर कमिंग फ्रॉम हिम। क्योंकि ईव जो है वो केवल तब सेटिस्फाइड होती है जब वो उस कहानी को किससे सुनती है, जब वो उस कहानी को एडम से सुनती है, तभी वो उसके लिए सेटिस्फाइड होती है। अब इसके बाद दोस्तों ये आता है अकॉर्डिंग टू मिल्टन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। मिल्टन के अकॉर्डिंग गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, द वर्ल्ड, द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और वर्ल्ड को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को क्रिएट किया। कितने दिन में क्रिएट किया? योर आंसर विल बी 6 days। दोस्तों क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा 6 days। 6 दिनों में जो है मिल्टन ने ये गॉड, और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, ये जो 6 days थे, 6 days में भगवान ने सारी चीजें बनाई, सब कुछ बना दिया। अब इसके बाद जब यूनिवर्स बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो उसके बाद 7th जो डे था उसको भगवान ने क्या नाम दिया था? जो 7th डे था दोस्तों उसको भगवान ने नाम दिया था सैबैथ। याद रख लेना, सैबैथ। अब ये सैबैथ क्या होता है? इस सैबैथ का मतलब होता है सप्ताह का 7वां दिन, 7th डे, जिसको हम हॉलीडे आजकल कहते हैं, HOLI हॉलीडे, छुट्टी वाला दिन, लेकिन एक्चुअली इट वाज HOLY हॉलीडे, पवित्र दिन। क्योंकि उस दिन ये माना जाता है जो भगवान है वो अपने घर में रहते हैं और आराम कर रहे होते हैं, जो गॉड है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, तो ये उसके लिए माना जाता है 7th डे। और इसी वजह से चर्च के दिन, चर्च को कब जाते हैं? संडे में जाते हैं। संडे इज वेरी पायस डे, बहुत पवित्र दिन होता है संडे का दिन। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।